मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रसाद लाड जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ विधायक कालीदास कोलंबकर जी, इस विभाग के लोकप्रिय विधायक कैप्टन तमिल सेगवन जी, यहाँ के हमारे जिलाध्यक्ष राजेश शिरवड़कर जी, मंच पर उपस्थित शुक्ला जी, शिंदे जी, अम्बेडकर जी, मणिवालन जी, उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, मेरे पूर्व वक्ताओं ने आप सबके सामने इस कार्यक्रम के प्रयोजन के बारे में बहुत स्पष्टता से बातें रखी और इसके लिए मैं कुछ बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। सीधी सादी बात है, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आपके आशीर्वाद के कारण जो 2014 में सरकार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की बनी, वो अब 9 साल पूरे कर दिए हैं। काय तुम्ही अजूनही पालकत्वाची वाट पाहताय? आजच आपले पालकत्वाचे स्वप्न पूर्ण करा। ओएसिस फर्टिलिटी सह विश्वसनीय वंध्यत्व निवारण तज्ञ। अपॉइंटमेंट साठी कॉल 9015245245। तब 9 साल जब पूरे कर रही है, तब भारतीय जनता पार्टी ये मानती भी है और भारतीय जनता पार्टी उसका अनुकरण भी करती है। वो बात सीधी है कि हम आपके आशीर्वाद से अगर चुनाव में जीत के आए हैं तो हर साल आपके सामने उसका हिसाब भी देना जरूरी है। हम आपके सामने हिसाब देने के लिए आए और आप सब लोग जानते हैं कि जो ट्रांसपेरेंसी चाहता है, पारदर्शिता को मानता है, वो राजनीतिक व्यवस्था यही है कि लोगों से, मतदाताओं से और जनता के सामने जाकर मैंने ये साल में ये किया, 5 साल में ये पूरा किया, आने वाले समय पर ये करने वाले हैं, उसका लेखा जोखा अकाउंट आपके सामने रखते हैं। और इस प्रकार के कार्यक्रम जाहिर रूप से भी हो रहे हैं, अलग अलग वर्गों के सामने हो रहे हैं। आज आप पर हमारे जिला के जो सभी प्रज्ञावंत, यानी आप ओपिनियन मेकर्स है, इसके लिए आपके सामने उसका अकाउंट देना, ये हमारी जिम्मेदारी मानकर हम आपके सामने खड़े हैं। कभी कभी ये ध्यान में आता है कि एक आध बात समझानी हो तो हम भी हमारे घर के बच्चों को या हमारे घर के बड़ों को या व्यापार में अपने बिजनेस को तुलनात्मक दृष्टि से उसको बताना पसंद करते हैं, कंपैरेटिवली उसको बताना पसंद करते हैं। भाई इसको 65% मार्क मिले, देखो तेरे को 90 तो मिलने चाहिए। लास्ट ईयर टर्नओवर हुआ 70 करोड़ का, 75 होना चाहिए। रिलेटिव है, तुलनात्मक है। और इसके लिए इस तुलनात्मक दृष्टि से बातों को कहे तो समझना भी आसान होता है और सच भी होता है। और उसी कारण से मैं कुछ शुरुआत में जो आपने और हमने सबने देखा है वही बातों को दोहरा रहा हूं। याद थोड़ा सा पहले करेंगे तो 2014 के पहले लगातार 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में एक सरकार बनी। वो सरकार यूपीए की थी। वो पूरे 10 साल का वर्णन तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन प्रमुख बिंदु अगर बताना है तो ध्यान में आता है कि सबसे पहला सवाल तो उस समय पर पूरे देश के सामने ये था कि भाई सरकार का प्रमुख कौन है। 130 करोड़ की आबादी, 540 से ऊपर सांसद, उसकी कैबिनेट, उसका प्रधानमंत्री, इतनी बड़ी व्यवस्था होते हुए भी देश चला कौन रहा है, थोड़ा याद करेंगे तो ध्यान में आएगा। आखिर उसके ऊपर फिल्म भी बनी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। मनमोहन सिंह जी का रेफरेंस एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर करके किया गया, क्योंकि यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया जी अपने आप पर इतनी पावरफुल पोजीशन में निर्णय प्रक्रिया में बैठी कि ध्यान ही नहीं आ रहा था एडमिनिस्ट्रेशन को और देश को कि भाई सोनिया जी देश चला रही है या प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं।
और तब भी हम ये बात कहते थे कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था इस देश को मान्य नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान पूरे दुनिया में सबसे अच्छा इस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन है जो परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने बनाया हुआ है। वो कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को मानता नहीं। बात तो माताजी तक थी तब तक ठीक ही था, या उसको छोड़ भी सकते हैं। उस समय पर चीजें ऐसी भी हुई, थोड़ा आपको याद दिलाने के लिए कह रहा हूं मैं, भारत के कैबिनेट में प्रधानमंत्री जी एक निर्णय करते हैं और उस कैबिनेट के निर्णय के आधार पर गवर्नमेंट रिजोल्यूशन, जिसको जीआर कहते हैं हम, वो गवर्नमेंट रिजोल्यूशन पास होता है और उसका कानून में परिवर्तित होता है, दैट बिकेम्स अ लॉ। और हमने देखा उस समय पर ऐसा जो कानून, जो जीआर, जो कैबिनेट का डिसीजन है, वो मनमोहन सिंह जी पारित करते हैं प्रधानमंत्री इस नाते, और माननीय सोनिया जी के सुपुत्र युवराज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और उसको फाड़ कर सबके सामने फेंक देते हैं। मां तो मां, बेटा भी सरकार चला रहा था। स्थिति तो यह थी कि मनमोहन सिंह जी निर्णय लेने में पीछे क्यों पड़ रहे हैं और उनके पार्टी के लोग निर्णय करने से कतरा रहे हैं। इतना बड़ा देश है, निर्णय नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। और इसके लिए आरोप, आलोचना, टीका ये हो रही थी कि क्या मनमोहन सिंह जी या कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान जी के हाथों को लखवा मारा है क्या। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनके दोस्त शरद पवार जी कह रहे थे। ये स्थिति थी। स्थिति ये थी कि निर्णय कभार हो भी जाते तो अपने नजदीक के जो धनिक है उनको मदद हो। इसके लिए जमीन के नीचे का कोयला भी मेरे नजदीक का कोई है उसी को आवंटन, और हवा का स्पेक्ट्रम भी जो है 2G 4G वो भी मेरे नजदीक के लोगों को मैं ही दूंगा। करप्शन की सीमा, निर्णय प्रक्रिया में लखवा और देश कौन चला रहा है उसका प्रश्न। ऐसे स्थिति में अपना भारत देश 21वीं सदी में चल रहा था और हमारे मतदाता, आप सब लोग सुजान भी है और शुद्ध भी है। पूरे भारतवर्ष ने बिना बोले तय किया और जब 2014 में चुनाव हुए, लोग तो अटकलें लगा रहे थे कि कितने जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, और बहुत सालों के बाद ये दिखाई दिया फुल मेजॉरिटी के साथ एक पार्टी, एक प्रधानमंत्री बना, वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना। मोदी जी उस बैकग्राउंड पे प्रधानमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तुलना से आई और पहले दिन मोदी जी ने घोषित किया, मेरी सरकार गरीबों को समर्पित और विकास के लिए समर्पित है। I commit myself for the poor people of the country and for the entire holistic development of the country। और इसके लिए मैं आज से प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रधान सेवक इस नाते काम करूंगा। ये बात कहने वाला पहला प्रधानमंत्री देश ने देखा। बोलना तो आसान भी होता है साहब, लेकिन उस तरीके से काम करना ये भी पूरे दुनिया ने पहली बार देखा। जो भारत के संसद की बिल्डिंग, उसकी दीवारें जो प्रधानमंत्री जी इसके पहले हुए उन्होंने भी कार्य किया, वो सभी दीवारें परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन ने मजबूत इस देश को रखी। उस संसद में पहली बार प्रवेश करने के पहले दुनिया ने पहली बार देखा, आप याद करिए, एक देश का प्रधानमंत्री फुल मैंडेट लेकर आने के बाद संसद में जाने के पहले अपने घुटनों के पल बैठ जाता है और सर झुकाकर संसद को पहला प्रणाम करता है, फिर अंदर जाता है। लाल बत्ती तो चली गई, आप भी भूल गए। अब वीआईपी कल्चर रहा नहीं। मोदी जी ने कहा आप भी सेम, मैं भी सेम, आप सेवक मैं भी सेवक, मेरे ऊपर लाल बत्ती क्यों।
आजकल उल्लासनगर में फ्री में मिल रही है क्योंकि कोई लेता नहीं। लाल बत्ती चली गई, भेदभाव कम हो गया और मोदी जी ने कहा अगर जनता का मैंडेट है तो जनता को हिसाब देना, हर पल देना, हर रोज देना यह आवश्यक है। और इसके लिए 2014 के पहले कभी भी सोशल मीडिया पर अगर आप ट्विटर पे जाते या फेसबुक पे जाते तो कोई मंत्रालय का अपना पेज नहीं था, ट्विटर अपडेटेड नहीं थे, जानकारी पूरी नहीं थी। आज आप यहां बैठे बैठे जो मैं कहता हूं या प्रवीण दरेकर जी ने कहा उसको चेक करना है तो आप अभी ट्विटर पे जा सकते हो कि ये जो बात कही वो सच है क्या, क्योंकि सच ट्विटर पे, फेसबुक पे और गवर्नमेंट की वेबसाइट पर अवेलेबल है। इस प्रकार की ट्रांसपेरेंसी की सरकार, ये सरकार मोदी जी की सरकार 2014 में भी आप लोगों ने लाई, 2019 में भी लाई। और जब 9 साल पूरा होने के बाद आगे अगर अमृतकाल यानी 75 साल भारत के पूरे हुए, हम भारत 100 साल जब पूरा करेगा तब कैसा भारत चाहिए, ये सोच भी मोदी जी ने रखी, लेकिन उसकी नींव प्रत्यक्ष रूप से काम करके रखी है। और इसके लिए कहने की बातें बहुत है, संक्षिप्त में कहना तो मैं ये कह सकता हूं, ये पूरे 9 साल में किए हुए कामों को अगर 4 वर्टिकल्स में डिवाइड करना है तो हम संक्षिप्त में उसको 4 वर्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये 9 साल की भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार, ये संवेदनशील सरकार है। ये संवेदनशील है तो ये सामर्थ्यशील भी है। ये संवेदनशील सामर्थ्यशील है तो सुनियोजित वेल प्लान भी है। और आखिरी में ये अगर संवेदनशील, सुनियोजित, सामर्थ्यशील है तो ये सहभागिता बढ़ाने वाली भी है, इंक्लूसिव भी है। और हर कोई भी निर्णय आप ले सकते हो। ये संवेदनशील है, मैं इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि कोविड का वो समय याद करिए, दुनिया में हमने देखा कोविड से लड़ते समय भूखमरी से काफी देशों में तकलीफ हुई। मोदी जी ने पहले दिन ही व्यवस्था की जो आज तक 2 साल तक चालू है। देश में कोई भी गरीब 2 वक्त का खाना न मिले ऐसी स्थिति न हो। 80 करोड़ भारतवासियों को आज भी राशन मुफ्त वहां पर गरीब के घर तक पहुंचता है। संवेदनशीलता यह है। मैं पूछना चाहता हूं, दुनिया में ऐसा कौन सा देश है, प्रगत हो या पिछड़ा, अति पिछड़ा हो, जिसने कोविड के ऊपर अगर कोई संरक्षक है तो अभी तक तो यही है कि कोविड के ऊपर जो बनाई हुई वैक्सीन है। हमारे देश ने वैक्सीन बनाई, वैक्सीन प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट भी किया। उस समय पर जब कोविड वैक्सीन बनाने के सेंटर को प्रधानमंत्री स्वयं विजिट कर रहे थे तब हमारे विरोधी आलोचना कर रहे थे, हम ये वैक्सीन लेंगे नहीं, ये तो मोदी वैक्सीन है। ये बात और है कि वो स्वयं लाइन में लगाकर बाद में उन्होंने लिया। लेकिन दुनिया में एक भी कोई देश नहीं कि जिसने 200 करोड़ वैक्सीन के डोज 1 रुपया भी चार्ज किए बिना मुफ्त सबको दिया। भारत और मोदी सरकार छोड़ के दुनिया में कोई एक देश नहीं है। और जो आलोचना कर रहे थे मोदी वैक्सीन पर मैंने देखा कि फाइजर की शील्ड दुनिया के साइंटिस्ट ने स्टडी करने के बाद भी भारत के वैक्सीन को किसी ने चैलेंज नहीं किया। संवेदनशीलता यहां होती है। याद करो वो समय, हमारे बच्चे, हमारे जानने वाले, हमारे साथ काम करने वाले, कोई दुबई में अटका है, कोई सूडान में अटका है, कोई यूएसए में अटका है, कोई इंग्लैंड में अटका है। साहब
20 लाख से ज्यादा लोग जो हमारे भारतीय थे है वंदे भारत मिशन चलाकर, स्पेशल फ्लाइट चलाकर उनको उस क्षेत्र से भारत में वापस लाना, ये 1.5-2 महीने में पूरे 20 लाख से भी ज्यादा लोगों को लाने का काम, ये मोदी सरकार की सेवा का काम है। आप देखेंगे एक एक योजना, एक एक काम, उनके अपने फिल्म में भी उसका जिक्र है। मोदी जी कहते हैं, जब मैं छोटा था तो मैं देखता था कि घर में गरीबी और गरीबी के कारण 2 वक्त का अनाज नहीं मिलता था, तो जब मां रसोई पकाने के लिए बैठती थी तो मैं खुश होता था कि आज मुझे भर पेट खाना वहां मिलेगा। रसोई मां पका रही है, मैं खुश होता था, तब मां रोती थी। मुझे पता ही नहीं चलता था मां रो क्यों रही है, और मुझे खुशी तो 2 वक्त के बजाय आज खाना मिलने वाला उसकी थी, तब मां का रोना क्यों था। मेरी उम्र बढ़ती गई तो ध्यान में आया कि मेरी मां अनाज पकाती थी, रसोई करती थी, तो वो चूल्हा लकड़े या कोयले का था, उससे धुआं निकलता था। वो धुएं से तो मेरे आंख में आंसू आते थे मां के, लेकिन उसका शरीर भी खोखला बना रहा था। संवेदनशील सरकार इसके लिए है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने तय किया कि अब पूरे देश में ऐसी कोई मां नहीं रहनी चाहिए कि बच्चों को रसोई पकाते समय उसकी आंखों से आंसू नहीं आनी चाहिए। 9 करोड़ लोगों को चूल्हा ऐसा दिया तो वो गैस का दिया, ना लकड़ा ना कोयला, ना कोई मां रोएगी, ना किसी मां का शरीर उसमें तकलीफ आएगा। उज्ज्वला योजना बनाई, छोटी छोटी बातें, लेकिन इस देश को आगे बढ़ाने की विषय पे संवेदनशील सरकार है। इसी के कारण तो गांव खेड़े में अभी भी अगर शौचालय नहीं, लोगों को, मेरी मां बहनों को छुप छुप के जाना पड़ता है सूरज निकलने के पहले प्रातः विधि के लिए। थोड़ी कल्पना करिए, ये तकलीफ अपने जीवन में होती। मेरे घर में किसी मां बहन को नेचुरल कॉल के लिए भी जाना है तो अंधेरा ढूंढ के जाना पड़ेगा, क्योंकि इज्जत की चिंता है। मोदी जी के सरकार ने कहा विकास करेंगे तो शुरुआत यहीं से करेंगे। लाल किले से जब अनाउंस कर दिया तो हमारे विरोधियों ने तो आलोचना की, ये कौन सा काम है। आज पूरे देश में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने। मेरी मां बहनों को वो इज्जत घर के कारण मिला, न कोई बाहर जा सके, अपने ही घर में अपनी व्यवस्था को करने का काम ये वहां पर किया गया। और इसके लिए संवेदनशील सरकार तो ये सामर्थ्यशील है। और सामर्थ्यशील इसके लिए है कि पहले तो ये होता था कि भारत पाकिस्तान या कोई भी बॉर्डर पर अगर कोई ने किसी को गोली चलाई तो भारत से सफेद झंडी दिखाई जाती थी और चर्चा का निमंत्रण होता था। मोदी जी ने कहा ये न चलेगा, न चलने दूंगा। अगर आप मेरी सीमाओं में घुसोगे तो मेरा जवान इतना कर्तृत्वशाली है, वो आपके सीमाओं में घुसेगा और मारेगा भी। वो सर्जिकल स्ट्राइक कराकर भी उन्होंने पूरे दुनिया को दिखा दिया कि हम जाकर भी सेफली आ सकते हैं। अभी भी डर इतना है कि अपने से क्षमता में ज्यादा होने वाला चीन भी जब बॉर्डर पर आता है तब बॉर्डर से अपनी सेना का वहां हमने अगर परावर्तित ज्यादा किया तो अपनी गतिविधियों को रोकना पड़ता है। इतनी स्थिति है, सामर्थ्य, ये भारत के जवानों का सामर्थ्य है। ये परिचय दुनिया को हमने दिया। हमने यूनो में प्रश्न लेके नहीं गए। कश्मीर हमारा है कि नहीं, पूरा है कि नहीं, कश्मीर के बच्चों को यहाँ पर डोमिसाइल मिलेगा कि नहीं, कोई शादी करके कश्मीर में जाएगा तो उसको वहां परमानेंट घर मिलेगा कि नहीं, ये सब सवाल खड़े रखे थे। क्योंकि सवाल, ये प्रश्न यूनो में लेके गए हमारे पूर्वज। मोदी जी के सरकार ने कहा कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है और अपना है। तो इसके आड़े अगर 370 या 35 से आता है तो ये हमें मंजूर नहीं। 370 हटाकर कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपने माटी, ये निर्णय करने वाली सरकार ये मोदी जी की सरकार है, जो आज अपने सामने कश्मीर तक भारत का झंडा शान से लहराने का काम कर रही है। अयोध्या में तारीख कब बताओगे, आलोचना करते थे।
मंदिर वही बनाओगे, तारीख कब बताओगे? अरे जब सरकार आएगी तब करोगे। पूरी सरकार आने के बाद आज तो तारीख तय हुई है, मंदिर का उद्घाटन कब होगा, ओपनिंग कब होगा। राम लला हम आएंगे, दर्शन तेरा करेंगे। इस प्रकार का मंदिर का निर्माण भी इस जन्म में हम सबको देखने मिलने वाला है। वही काशी का कॉरिडोर हो या उज्जैन महाकालेश्वर का कॉरिडोर हो, केदारनाथ बद्रीनाथ का मंदिर हो, या फिर जालियनवाला बाग में जहां पर इतने लोगों को ब्रिटिशरों ने मारा, तो वहां पर उनका स्मृति स्थल बनाना हो। स्थिति तो तब वो थी, इंडिया गेट भारत की शान, लेकिन इंडिया गेट के सामने स्टैचू खड़ा है तो पंचम जॉर्ज का। अब स्थिति ये न रही, इंडिया गेट अगर खड़ा है तो हमारे को विदेशी पंचम जॉर्ज का स्टैचू वहां पर नहीं होता है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू हम सबके स्वागत के लिए वहां खड़ा होता है, और इसके लिए सांस्कृतिक और सामर्थ्यशील राष्ट्र है। इस प्रकार के अनेकों काम वहां पर हमने किए। वो लोगों की सेवा में मोदी जी के सरकार ने 9 साल में अपन समर्पित किए। ये सरकार सुनियोजित भी है। एक भी स्कीम, एक भी योजना, एक भी काम अचानक से किसी के ध्यान में आया और किसी टेंडर के लिए, कोई कॉन्ट्रैक्टर के लिए, कोई धनिक के लिए क्या, ऐसा नहीं है। थोड़ा गहराई से सोचिए। जब मोदी जी जीत कर आए और पहला ही कार्यक्रम उन्होंने किया, जनधन अकाउंट, जनधन अकाउंट, जनधन अकाउंट। लोग कहते थे कि भाई बैंक का अकाउंट खोलना ये कोई काम है क्या? लेकिन मैं आपको विनम्रता से बताना चाहता हूं कि 60 सालों में 2013 तक इस देश में करीब करीब 35 करोड़ लोगों के बैंक के अकाउंट थे। यानी फाइनेंशियल जो इंक्लूजन कहते हैं, वो सिर्फ 35 करोड़ लोगों के पास था। 2014 से 2019 में बैकग्राउंड में 35 करोड़ छोड़कर एडिशनल सिर्फ 9 साल में 48 करोड़ नए अकाउंट्स खुले। इतना फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ। जनधन के अकाउंट खोले तो लोगों ने कहा इससे क्या फायदा। मैं जो वेल प्लान कह रहा हूं, इस विकास की गति को सुनियोजित कह रहा हूं, वो इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि जनधन अकाउंट खोले उसके बाद ही आज ध्यान में आया, जिस बात का जिक्र प्रवीण दरेकर ने किया कि राजीव गांधी जी कहते थे मुझे देना है 1 रुपया, अंतिम व्यक्ति को पहुंचता है सिर्फ 15 पैसा, 85 पैसा कोई पंजा खा लेता है। ये 85 पैसा खाने वाला पंजा अगर निकालना है और उस गरीब को उसके हक का, उस विद्यार्थी को उसके स्कॉलरशिप का, उस युवा को उसके रोजगार का जो हक का पैसा पहुंचना है, तो जनधन अकाउंट और डायरेक्ट बेनिफिट टैक्स हुआ 16 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निधि। ये बीच का पंजा जो खाता था वो बाजू में हो गया, सब पैसा डायरेक्ट लोगों तक पहुंच गया। योजना की गति है। योगा डे आ रहा है 21 तारीख को। 21 दिन का योगा डे। हमारे विरोधी आलोचना करते थे ये तो एक इवेंट है, ये दुनिया के सामने बताने के लिए मोदी जी कर रहे हैं। आगे चलकर हम जब सोचते हैं तो ध्यान में आता है भारतवासी या कोई भी व्यक्ति के आरोग्य की चिंता करने वाली है सरकार कैसा चिंता करती है। तो सबसे मुफ्त आरोग्य अगर अपना ठीक रखना है तो योगा करे। तो मोदी जी ने योगा डे शुरू किया। फिर ध्यान में आया आरोग्य सेक्टर में कि हृदय की स्टेन जो है वो स्टेन की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो स्टेन की प्राइस को उन्होंने आरोग्य को कंफर्टेबल करने के लिए उसकी प्राइस नीचे की। फिर आगे ध्यान में आया कि नी रिप्लेसमेंट भारत में ज्यादा होता है, तो नी रिप्लेसमेंट में नी की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, लोगों के आरोग्य की चिंता करने के लिए उसकी कॉस्ट कम कर दी। बाद में ध्यान में आया कि गरीब अपने घर में कोई ऑपरेशन हो या ट्रीटमेंट और ज्यादा पैसा लगता है तो साहूकार के सामने लोन मांगने जाता है। लोन जब मांगता है तो उसके घर परिवार की बहू बेटी के साथ उस समय खिलवाड़ भी होता था। ये होना नहीं चाहिए। तो आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए तक का पूरा इंश्योरेंस ये आपको मिलेगा। ऐसे करोड़ों लोग। बाद में ध्यान में आया कि दवाई का कॉस्ट बहुत ज्यादा है,
तो जन औषधि केंद्र 9000 से ज्यादा पूरे देश में चलाना, यानी योगा से लेकर दवाई तक हर भारतवासियों के आरोग्य की चिंता के लिए एक वेल प्लान डिजाइन करके डेवलपमेंट करना। और वही हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी देखा। 60 सालों में 24 से 25 नई एयरपोर्ट बनी और आने वाले 9 सालों में मोदी जी के सरकार में 74 नई एयरपोर्ट बनी। पहले हाईवे के निर्माण की गति, कहा जाता था अमेरिका अच्छा है क्योंकि अमेरिका के अच्छे रोड है। बाद में किसी ने कहा अच्छे रोड अमेरिका के है, इसके लिए अमेरिका अच्छा है। सपना तो बड़ा है, लेकिन भारत में मोदी सरकार आने के पहले 4 या 5 किलोमीटर पर डे रोड बनते थे। 4 या 5 किलोमीटर पर डे रोड बनते थे। स्थिति कांग्रेस के समय में आज 4 या 5 नहीं, 35 से 37 किलोमीटर के रास्ते पर डे बन रहे हैं। इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन इटसेल्फ। योजना से बनता हुआ काम है और इसके लिए सरकार सामर्थ्यशील, संवेदनशील, सुनियोजित तो है। लेकिन जो लोग सवाल खड़ा करते हैं ना, भारत में डेमोक्रेसी किधर है, लोक सहभागिता किधर है, पूरे भारतवर्ष में कोई भी नम्रता से दिखाई दे या उदाहरण दे। इतने बड़े पैमाने पर लोकसभा की सरकार और किसकी थी कि जिस सरकार का प्रधानमंत्री सामान्य हर भारतवासी से हर महीने बात करता है। मन की बात सुनने वाले 23 करोड़ लोग हैं प्रसाद लाड जी। हर महीने वहां पर मन की बात प्रसारित होता है और खुद के मन का कहना ऐसा नहीं। हर मन की बात के पहले लोगों की चिट्ठियां, लोगों के ईमेल, लोगों से अपेक्षा, लोगों से जानकारी, उसको इकट्ठा करके अपने देश में निगेटिविटी फैलाने वाले जो विरोधक है उसके बजाय देश में पॉजिटिवली काम करने वाले लोगों को अप्रिशिएट करना और उनसे ठेठ बात करना, हर महीने ये काम होता है। ये इंक्लूसिवनेस है, लोक सहभागिता है। आप याद करो कोविड के उस समय पर यूट्यूब में इनिशियली हमने देखा चाइना में लोग घरों के बाहर न जाए, इसके लिए बाहर से पुलिस क्रॉस पट्टियां मारती थी खिले ठोककर, और आदमी लोग, औरत लोग बालकनी में जाके चिल्ला रहे थे, वी वांट टू कम आउट। बाय फोर्स, बाय कोर्शन, बाय दबाव से इस प्रकार का विलगीकरण हो रहा था। और उसी समय पर 140 करोड़ की आबादी के देश ने क्या किया? मोदी जी ने आप सबके आशीर्वाद से एक दिन घोषणा की, हम जनता कर्फ्यू करेंगे, हम सब लोग मिलकर बाहर नहीं निकलेंगे, हम आदत लगाएंगे बीमारी से लड़ने के लिए। दुनिया हक्का बक्का रह गई। एक प्रधानमंत्री कॉल करता है और 140 करोड़ लोग जनता कर्फ्यू स्वयं करते हैं। ना पुलिस, ना मिलिट्री, ना सीआरपीएफ। इतनी बड़ी सहभागिता का और कहां उदाहरण है? ईमेल भी आपका अगर जाता है ऐप पर या प्रधानमंत्री कार्यालय में, तो उसका निपटारा पहले 10-12% होता था, अभी 80% हो रहा है। याद करो वो दिन, हमारे लिए लड़ने वाले पुलिस हो, बीएमसी के लोग हो, मिलिट्री हो, वो कोविड में भी अपना काम कर रहे थे। पैरामेडिकल, मेडिकल स्टाफ हो, उनके पीछे खड़ा रहना चाहिए। इसके लिए प्रधानमंत्री जी प्रधान सेवक इस नाते कॉल करते हैं, आज रात को थाली बजाना है, दिया लगाना है। 100 करोड़ लोग अपने लिए जान पर कुर्बानी लेकर काम करने वालों के लिए थाली भी बजाते हैं और दिया भी लगाते हैं। इतनी बड़ी सहभागिता और कब हुई है? और एक और है, ये जो लोक सहभागिता के बाद है वो समर्पण है। और वो समर्पण में एक ही वाक्य में खत्म करूंगा कि ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार देखा है इस देश ने कि जो एक दिन भी छुट्टी नहीं लेता, एक दिन भी कहीं आराम करने नहीं जाता, और छुट्टी तो छोड़ो, खुद की प्रिय माता जी का देहांत होने के बाद भी उसका क्रियाक्रम, अंतिम क्रिया करने के बाद कुछ घंटों में फिर काम पर लग जाता। ये समर्पण यानी मोदी जी की सरकार है। आप सब ओपिनियन में करो, आप सबको लिफलेट और अन्य माध्यमों से भी जानकारी हम पहुंचाएंगे।
लेकिन ये सभी बातें आपके सामने इसके लिए कह रहे हैं क्योंकि आने वाले 75 के बाद 100 साल का भारत उसी तरीके से विश्व गुरु हमको बनाना है। अपना देश आने वाले जनरेशन्स के हाथ में इतना मजबूत देना है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी और मोदी इसके बिना कोई विकल्प नहीं है। ये बहुत नम्रता से आपको बताना और आपका आशीर्वाद आने वाले समय पर और अच्छे कार्य करने के लिए लेना, बस इतना ही उद्देश्य इस कार्यक्रम के पीछे है। आप सबने मुझे शांति से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।